हम्म, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी भीम। इस बार मैं तुम्हें जरूर खाऊंगी। माँ कसम, तेरी आवाज सुन के अपन को बहुत फास्ट तरीके से संडास चला है। बाप का, दादा का, बुआ का, मामा का, बोले तो सबका बदला लेगा रे तेरा ये फैजल, वो भी मौत को छूकर टक से वापस आके। अरे भाई, अरे अरे जब आदमी प्रेशर में रहता है तो उसकी आवाज इस तरीके से जोर लगाने लगती है। और ये इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए भैया, तो हम लोग आ चुके हैं भैया नई क्लास में, जो कि रफ्तार सीरीज क्लास 10 का होने वाला। ये फिजिक्स का मैं चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आंख से। रफ्तार में एकदम गोच के दर 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 चलेंगे मैडम जी। एक शॉट में रिवीजन कराऊंगा, पूरा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा थ्योरी वाला चैप्टर है तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें सवाल लगाने की कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं भैया आंख को। तो देखिए भैया, हमने यहाँ पे एक आंख का सुंदर सा डायग्राम बना दिया है। इसमें कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, आपको सारे पार्ट्स याद होने चाहिए। देखिए, ये हमारा आंख का जो पूरा गोलक है, ये पूरा पार्ट होता है। गोल गोल हमारी आंख होती है। आंख हमारी क्या होती है भैया, कैमरा की तरह काम करती है। तो इस आंख में देखिए सबसे बाहरी वाला जो ये जो निकला हुआ है बाहरवा, ठीक है, ऐसे निकला होता है बाहर, इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया को हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ मंडल, ठीक है। आप हिंदी वाला भी नाम लिख लीजिएगा, मैं इंग्लिश वाला ही बता रहा हूँ, आप जैसे सुटेबल है वैसा नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। स्वच्छ मंडल बोलते हैं भैया। इसका काम क्या होता है भैया, हमारी आंख को प्रोटेक्शन देना होता है। और क्या होता है भैया, इसके जैसे ही अंदर घुसेंगे तो यहाँ पर एक लेंस होता है, ठीक है। आंख में कौन सा लेंस होता है भैया, उत्तल लेंस होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस को पकड़ के रखने के लिए कुछ मांसपेशियां होती है, कुछ मसल्स होती है। उन मसल को बोलते हैं भैया सिलियरली मसल, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए हम लोग का लेंस ऐसे है, तो इसके मान लीजिए लेंस है तो इसके ऊपर से ऐसे और इसके नीचे से ऐसे इसको पकड़ के मसल्स रहती हैं, मांसपेशियां रहती है, इनको बोलती है पक्षमाभी पेशियां बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं भैया सिलियरली मसल, ठीक है। अगर ऐसे लेंस है तो इसको ऐसे पतला चौड़ा करने में ये काम करते हैं। मैं बताऊंगा उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये लेंस होता है भैया। अच्छा, लेंस के आगे वाले पार्ट में देखिए हल्का से ये छोटा सा ये लाल वाला पार्ट देखिए यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर नीचे से निकला होता है, इसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है। आइरिस बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, ये आंख ऐसे होता है, इसमें ऐसे गोल होता है, उसमें एक छोटा सा छेद होता है, उसके बाद ऐसे डंडी 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 कर रहा रहता है। तो जो डंडी डंडी वाला पार्ट है ना, यही होता है आइरिस। और ह्यूमन का जो आंख का कलर होता है नीला ब्राउन, ये सब इसी आइरिस की वजह से ही आता है। हिंदी में परितारिका बोलते हैं। और देखिए जो छोटका सा छेदा है इसको बोलते हैं पुतली, आंख की पुतली जानते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल। तो देखिए जो छेदा यहाँ पे बन गया है, इसी को मैंने लिख दिया प्यूपिल। अच्छा, इन सब के बीच में एक पंचुच्चू द्रव भरा होता है भैया, लिक्विड भरा होता है एकदम गाढ़े टाइप का, उसको बोलते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब हिंदी में उसे नेत्रोद बोलते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब देखिए भैया पीछे वाले साइड में आते हैं। पीछे वाले साइड में देखेंगे तो इसके अंदर ये पूरा सा खाली स्थान है, इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है भैया, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। विट्रस ह्यूमर को इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं कांचाभ द्रव, ठीक है। कांचाभ द्रव बोल सकते हैं, इसमें भरा होता है भैया। अच्छा, इसी पे हमारा क्या होता है भैया, रेटिना होता है, जिसको दृष्टि पटल बोलते हैं। इसी पर हमारी जो लाइट आंख से लड़के अंदर आती है तो इसका इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, और इस प्रतिबिंब को ले जाया जाता है ऑप्टिक नर्व दिक तंत्रिका द्वारा, कहां पर, ब्रेन के पास, दिमाग के पास ले जाता है, जहां पर उसको इमेजिन करके एनालिसिस करके उसको देखा जाता है। अच्छा भैया देखिए उत्तल लेंस है यहाँ पर लगा हुआ, तो उत्तल लेंस क्या करता है भैया, उत्तल लेंस जो किरणें आती हैं तो उसको क्या कर देता है भैया, अभिसारी करता है, एक पॉइंट में मिला देता है। तो ये भी अगर किरणें यहाँ से अगर इसको जाएंगी तो ऐसे एक पॉइंट में मिला देगा। इस नेचर को क्या बोलते हैं भैया, अभिसारी बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो इसको कन्वर्ज जब करेगा तो ये रेटिना पर करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब ये रेटिना पर करेगा तो ये हमेशा इमेज कैसा बनाएगा, उल्टा बनाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनाएगा। लेकिन उल्टा के साथ ये कैसा रहेगा भैया, रियल रहेगा, वास्तविक रहेगा, आभासी नहीं। कैसा बनाएगा, रियल बनाएगा। तो जब ये इमेज उल्टा बनेगा तो ऐसा कहते हैं कि जो ऑप्टिक नर्व है जब दिमाग तक उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा तो दिमाग उसको सीधा करके देखेगा। लेकिन सही बताया तो ये सवाल मेरे मन में भी अभी तक जो है कि गूंजता है कि भैया अगर कोई चीज पहले से उल्टा बने तो दिमाग उसको सीधा कैसे करता है, बात ये है, ठीक है। अब इसका जवाब भैया क्या है तो मैं नहीं जानता, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो मैं उसको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कभी इसका सवाल का जवाब मिलता है तो आपको बताएंगे, और अगर आपको इसका कारण सही से पता है तो आप बताइएगा, ठीक है। या तो मेरे मन में एक और सोच इस तरह से आता है कि हो सकता है पहले से ही संसार उल्टा हो,
और उल्टा का हम लोग सीधा इमेज देखते हो सकता है, ठीक है। या मतलब ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि सीधा है तो उल्टा हुआ, फिर उल्टे का ब्रेन सीधा कर रहा है तो ब्रेन में क्या अलग से वो लेंस लगा हुआ है क्या? ऐसा तो है नहीं। तो ये बस थोड़ा सा सोच है जो मैं मतलब सोचता हूँ। इसका आंसर अगर आप लोग को सही पता है तो आप लोग कमेंट करिए भैया, ठीक है। चलिए, तो मैंने भैया बता दिया, तो आप ध्यान रखिएगा अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, अगर लाइट गई तो लाइट इसका इमेज कैसे बनाएगी, उल्टा बनाएगी और वास्तविक बनाएगी, ठीक है, रियल बनाएगी। चलिए, तो इतनी बातें आपको क्लियर रखनी है भैया ह्यूमन आई से रिलेटेड। अब देखिए भैया, इसमें बता देते हैं, इसी ह्यूमन आई से रिलेटेड होता है एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर होता है भैया एपी। एपी इसको हिंदी में बोलते हैं समंजन, समंजन दतुअन वाला मंजन, ठीक है, क्षमता, समंजन क्षमता बोलते हैं एकोमोडेशन पावर। ये क्या होता है भैया, देखिए हमारे ये जो आंख का लेंस है, ठीक है, क्रिस्टल लेंस क्रिस्टल की तरह होता है भैया, प्रोटीन्स का बना होता है ये सब क्रिस्टल लेंस। ये देखिए ऐसा होता है, तो ये अपनी मतलब लंबाई को ऐसे पतला चौड़ा पतला चौड़ा पतला चौड़ा कर सकता है। और ये किसके द्वारा हो सकता है भैया, इसी सिलियरली मसल पक्षमाभी पेशियों द्वारा इसे किया जा सकता है। तो आंख के इसी क्षमता को पतला मोटा करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं एपी, अकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता बोलते हैं भैया, ठीक है। इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई दूर की वस्तु आप देख रहे हैं तो पक्षमाभी पेशियां जो होती है वो रिलैक्स करती है भैया, रिलैक्स करती है यानी शिथिल हो जाती हैं। तो रिलैक्स करती है, आप आराम से देखेंगे, ओ दूर तक मैं देख सकता हूँ। तो पक्षमाभी पेशियां क्या करेंगे भैया, शिथिल हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। और लेंस आपका क्या हो जाएगा, पतला। देखिए जब पेशियां ऐसे होंगी तो रिलैक्स होती हैं, और जब ऐसे देखिए ऐसे हुई तो रिलैक्स, ऐसे खींच रही है खींच रही है खींच रही है, तो ऐसे हुई तो रिलैक्स होती है, ऐसे होती है तो खींच रही होती है, तो ये सिकुड़न होता है कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे होता है रिलैक्स शिथिल। तो देखिए जब ये शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है, तो ये लेंस क्या हो जाएगा भैया, पतला हो जाएगा। जब लेंस पतला हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो आप दूर की वस्तु देख सकते हैं, आंख क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए कोई चीज पास में आ गई, जब कोई चीज पास में आती है तो आपको एकदम आंख गड़ा के देखना होता है, एकदम फोकस होकर देखना, का लिखल रे का लिखल, एकदम फोकस होकर देखना होता है। तो जब एकदम पास में रख देते हैं तो आंख जब फोकस करता है तो पक्षमावी पेशियां पास आ जाती हैं, अब सिकुड़ने लगती हैं कि भैया अब लेंस को क्या करना है, मोटा करना है। अब लेंस को मोटा क्यों करना है, क्योंकि फोकस दूरी उसकी कम करनी है। जब फोकस दूरी कम होगी तब आपको पास रखी चीजें साफ दिखेंगी। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, जब कोई दूर की वस्तु देखते हैं तो आंख रिलैक्स होता है, पक्षमाभी पेशियां क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं, लेंस पतला हो जाता है। और जब कोई चीज पास की देखते हैं तो पास में क्या करती हैं, पक्षमाभी से पेशियां जो है सिकुड़ती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और क्या करते हैं, आपको लेंस को मोटा बना देते हैं, जिससे आपका फोकस दूरी कम हो जाता है, आप पास की चीजें देख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये पूछता है, बताइए भैया जो हमारा दूर बिंदु होता है फार पॉइंट, और जो हमारा निकट बिंदु होता है नियर पॉइंट, वो कितना होता है। तो देखिए दूर बिंदु मतलब आप कितनी दूर तक देख सकते हैं, तो भैया ह्यूमन आई के लिए जो होता है दूर बिंदु अनंत होता है, आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, इसकी कोई सीमा फिक्स नहीं है। आप कहीं आंख मारे टन 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 कुछ ना कुछ दिखिए जाएगा। और नियर बिंदु जो होता है वो कितना होता है भैया, पास बिंदु, वो होता है भैया 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना, अगर ज्यादा पास भी रख देंगे तो आपको धुंधला दिखने लगेगा। मिनिमम जो मतलब देखने की कंडीशन है निकटतम, वो है 25 सेंटीमीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक रखा है निकट तो वो आपको साफ दिखेगा, उससे आगे आने पे वो धुंधला होता है। तो ये आपको याद रखना भैया, इतनी सारी रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, एकोमोडेशन पावर भी मैंने बता दिया, इससे आपका ये चीज ऐसा ऐसा होता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं भैया, कुछ कुछ दोष होते हैं जो आंख से रिलेटेड होते हैं, वो कौन से होता है, ये लफ्ज से उसको समझ लेते हैं। चलिए भैया इसको मिटा देते हैं। अरे बड़ो बच्चा है तू। हम लोग समझते हैं आंख के डिफेक्ट्स के बारे में। भैया आंख में बहुत सारे दोष आते हैं, जब इसमें लेंस में गड़बड़ी इसकी हो जाती है तो भैया हम कभी कभी दूर की चीजें नहीं देख पाते, कभी पास की चीजें नहीं देख पाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं भैया, आई डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए आपको मुख्यतः 3 प्रकार के दोष पढ़ने हैं भैया। एक होता है निकट दृष्टि दोष, कौन सा भैया, निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नियर साइटेडनेस, ठीक है, या फिर इसको मायोपिया बोलते हैं, मायोपिया मायोपिया, ठीक है, मायोपिया बोलते हैं। एक होता है भैया दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष होता है, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है, फार साइटेडनेस, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा जरा सा, ठीक है, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया इसको बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए तो ये भैया समझते हैं पहले निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या भैया, इसमें लेंस में जैसे देखिए नॉर्मल आंख का मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल आंख में ऐसे लेंस लगा होता है, तो जब इस लेंस से ऐसे प्रकाश टकराएगी तो ऐसे मतलब ये अभिसारी होकर कहाँ जाके मिलेगी भैया, रेटिना पर जाके मिलती है। तो रेटिना पर जब मिलेगी तो हमें साफ साफ इमेज दिखेगा, उसका प्रतिबिंब दिखेगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, ये जो रेटिना पर मिल रही है, रेटिना के आगे ही कहीं मिल जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी आंख है, ये हमारा लेंस है, तो ऐसे आई, ऐसे प्रकाश की किरणें आई और रेटिना पे ना मिलकर इसके आगे में कहीं मिल जाएगी इसे चप से, ठीक है। तो जब आगे में इसे लब से मिल जाएंगी तो रेटिना पर जाते जाते इसे फैल जाएगी, रेटिना पे जाके कन्वर्ट अच्छे से नहीं हो पाएगी, पॉइंट नहीं मिल पाएगा उसका।
तो इससे होगा क्या भैया, आपको कोई चीज धुंधला दिखने लगेगा। तो इसमें पूछता है बताइए निकट दृष्टि दोष में क्या धुंधला दिखता है। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। दूर की चीजें आप साफ नहीं देख सकते हैं, तो इसमें ये होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फोकस दूरी होता है वो आगे चला आता है, रेटिना पर जाके होना चाहिए लेकिन आगे चला आता है। तो ये होता है भैया निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब देखिए इसका, देखिए इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, इसमें एक लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस लगा देते हैं? अवतल लेंस लगा देते हैं, यानी कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। कैसे? देखिए इस तरह से हमारा आंख है, ठीक है, ये हमारा आंख है। देखिए रे ऐसे जाके पहले ही मिल जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम क्या रख देंगे भैया, एक वो अवतल लेंस रख देंगे। इस तरह से अवतल लेंस लग देंगे, जो चश्मा वगैरह बनाते हैं ना उसमें अवतल लेंस लगा देंगे। तो अवतल लेंस क्या करता है भैया, अवतल लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी नहीं होती है, अपसारी होती है, डाइवर्जेंट होता है। तो जब पहले रे तो इससे टकराएंगी, जब पहले रे इससे टकराएंगे तो देखिए ये पहले से ही प्रकाश को थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर देगा, ऐसे। ठीक है, देखिए अभी सीधा जा रहा था लेंस से, तो लेंस ऐसे कर रहा था डायरेक्ट। आंख का लेंस कौन सा होता है भैया, उत्तल होता है, तो उत्तल डायरेक्ट ऐसे करेगा। लेकिन उसके पहले भी अवतल लगा दे, तो अवतल पहले क्या करेगा, हल्का सा प्रकाश को ऐसे कर देगा। तो जब ऐसे कर देगा तो ऐसे रे जाके उस लेंस से लड़ेगी, तो अब लेंस क्या करेगा, जब मोड़ेगा तो उसको थोड़ा सा ऐसे दूर ले जाके मोड़ेगा। अभी तो सीधा जा रहा, टक से मोड़ दे रहा था, मैं मार्क को छोका टक से मोड़ दे रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर गया, अब फिर जाके मुड़ेगा तो दूर कहीं जाकर मिलेगा। तो अब देखिए अभी ये सीधा रे ऐसे जा रही थी, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, ये लेंस पे लड़ा। अब लेंस से जब मिलेगा तो ये जाके रेटिना पर एकदम अच्छे से फोकस कर देगा, टनाटन तरीके से, और आपको जो है दूर की चीजें भी साफ दिखाई देने लगेंगी। तो ये होता है भैया पूरा निकट दृष्टि दोष का पूरा डायग्राम। ठीक है, आप इसको अच्छे से बनाएंगे, अब एनसीईआरटी में इसको दिया हुआ है, मैं बस केवल समझाने के लिए बना रहा हूं, तो आप इसको ध्यान रखिए। तो निकट दृष्टि दोष में देखिए याद करने का ऐसा तरीका है, निकट दृष्टि दोष, निकट की चीज में देखिए, दृष्टि दोष मतलब निकट का नहीं, निकट का साफ दिखेगा, दूर का साफ नहीं दिखेगा, ऐसे याद कर लीजिए। अब इसका उल्टा करिए भैया, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है भैया, देखिए दूर दृष्टि दोष, दूर का दोष नहीं है, दूर वाली चीज साफ दिखेगी, पास की चीजें साफ नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं साफ दिखेंगी, क्योंकि उसका फोकस बिगड़ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए नॉर्मल आई का फोकस ऐसा होता है, रेटिना पर मिलना चाहिए, इस पर भी सेम होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, जब इसका दोष वाला, इसका जो इमेज यहाँ बना है वही इमेज यहाँ बनाएंगे। ठीक है, अब इसका देखिए ये वाली जो चीज है यहाँ पर लेंस, ठीक है, दूर दृष्टि दोष में होता है क्या है, प्रकाश ऐसे लेंस पर लड़ी और जाके ऐसे रेटिना पर मिलना चाहिए। तो दूर दृष्टि दोष में होता है क्या है, रेटिना पे ना मिलकर रेटिना के पीछे निकल के कहीं जाके बनता है। ठीक है, तो इसको ऐसे पीछे निकाल लेते हैं इस तरह से, तो रेटिना के कहीं पीछे जाके उसका फोकस मिलता है भैया, उसका मतलब दो रे आपस में मिलती हैं, तो भी इमेज क्या हो जाएगा भैया, धुंधला हो जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष में आपको दूर की चीजें साफ दिखाई देंगी, लेकिन पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी, उसका फोकस बिगड़ जाता है। ठीक है, इसमें नेत्र में गड़बड़ी की वजह से होता है, या फिर पेशियां जो होती हैं लेंस में, जो पेशियां होती है, एकोमोडेशन पावर होती है, मैंने बताया अभी पीछे, उससे अच्छे से ना होने के कारण ये सब दोष हो जाते हैं। ठीक है, तो भैया रेटिना के पीछे आकर बनता है, इसलिए इसको दूर बोलते हैं। तो अब देखिए इसको सही कैसे करेंगे भैया, तो देखिए जाके पीछे मिल रहा है तो इसको पास लाना पड़ेगा, पास। तो पास कैसे लाएंगे भैया, ये रे जो उतना दूरे जाके मिले, इसको पहले से हल्का सा ऐसे मोड़ के लिया है, ऐसे हल्का सा मोड़ेंगे, तो जब हल्का सा पहले ही मोड़ देंगे तो ये हल्का सा आके ऐसे मुड़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे मोड़ रहे थे तो जाके लंबा जाके मिल जा रहा था, क्योंकि पास बन रहा था। अब ये दूर बन रहा है तो इसको पास लाना है, कैसे पास लाएंगे भैया, हल्का सा कोई ऐसे मोड़ने वाला लाइए, ऐसे मोड़ने वाला। तो जब ऐसे मोड़ने वाला लाएंगे तो आगे जाके पास में ऐसे टर्न से मुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, इसको सही करने के लिए इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए इसे बना के ये बना दिए, ये हमारा लेंस है आंख का। अब इसके बाहर एक है उत्तल लेंस अलग से रख देंगे। तो उत्तल लेंस क्या करेगा भैया, ये प्रकाश किरण से टकराई तो ये पहले से इसको टेढ़ा कर देगा। तो जब इसको पहले से ही टेढ़ा करेगा तो अब इस लेंस से जब निकलेगा तो ये कहीं जाके आराम से रेटिना पर टर्न से मिल जाएगा और आपका इमेज जो है साफ साफ दिखने लगेगा। तो इस तरह से भैया होता है दूर दृष्टि दोष आपका खत्म। अब लिखिए बचा हुआ है भैया जरा दृष्टि दोष, इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ये कोई मतलब ऐसे नॉर्मल रोग नहीं है, ये जब वृद्धावस्था हो जाता है, आदमी बूढ़ा जाता है, एकदम अरे बेटे हैं, ठीक है, दांतों झड़ जाते हैं। लेंस का यूज करते हैं, वो लेंस कौन सा होता है भैया, इसमें लेंस ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बाईफोकल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस होता है भैया, बाईफोकल लेंस होता है, इसको ध्यान रखिएगा, बाईफोकल लेंस होता है। जब लोग बुढ़ा जाते हैं तो उस समय लेंस का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने दादा दादी का चश्मा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे होता है, इसमें नीचे इस तरीके से लगा होता है, एक छोटा सा और लेंस लगा होता है। तो इसमें दो लेंस होते हैं, एक ये वाला है, ये वाला, इसीलिए इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। तो इस लेंस का यूज कब करते हैं भैया, जब ना पास की दिखे ना दूर की दिखे, दोनों ही ना दिखे, तो इस तरीके का लेंस का यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले से दूर का देख सकते हैं, नीचे वाले से पास का देख सकते हैं। पढ़ेंगे इसे इसे करके तो नीचे करके पढ़ लेंगे, और जब इसे नजर उठाएंगे तो आपको सामने का दिख जाएगा। तो इस तरीके से बाईफोकल लेंस का यूज करके हम लोग जरा दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो हमारे आई के जो तीनों डिफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसको एनालिसिस
करिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब यहाँ से प्रिज्म का टॉपिक स्टार्ट होता है। हाँ, तो भैया नेत्र से जुड़े एक चीज और जान लीजिए। नेत्र में जो होता है, कभी कभी आप देखे होंगे आंख की जो पुतली वाला स्थान होता है, जो काला वाला पार्ट होता है आंख का, उसमें सफेद सफेद वो दाने की तरह निकल आते हैं भैया, सफेद सफेद कुछ जम जाता है। तो ऐसी स्थिति को भैया हम लोग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मोतिया बिंद बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैटरैक्ट। ठीक है, इसको क्या होता है भैया, इसमें कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं, प्रोटीन कण, वो ज्यादा मात्रा में जम जाते हैं, इससे लाइट पास नहीं हो पाती। तो जब लाइट पास नहीं हो पाएगी तो भैया रेटिना पे आपका इमेज नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अगर ये ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है तो आंख की जो रोशनी होती है वो चली जाती है, या फिर यूं कह सकते हैं वो लोग अंधे हो जाते हैं। तो भैया इसमें क्या होता है, इसको सही किया जा सकता है, बस इसमें सही ऑपरेशन करना है भैया। इस सारी प्रोटीन को अगर निकाल देंगे तो भैया आपका एकदम चकाचक मस्त हो जाएगा। तो भैया आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मोतियाबिंद वगैरह को भी सही कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा दिन तक छोड़ दिए तो आंख की रोशनी चल जाती है। चलिए अब देखिए प्रिज्म के बारे में समझते हैं। प्रिज्म कैसा होता है भैया, आपको पता है, ऐसे ट्रायंगल टाइप का प्रिज्म होता है भैया, ऐसे ट्रायंगल होता है ये पूरा, इसको बोलते हैं प्रिज्म बोलते हैं। इसमें ये पॉइंट दे देते हैं भैया, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। प्रिज्म का जो ऊपर वाला सबसे एंगल बनता है ये वाला, इसको ए से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ही मान लीजिए, ये वाला एंगल इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण, ठीक है। प्रिज्म एंगल इसको ए से दिखाते हैं। तो देखिए इसमें करना कैसे है, इसका रे डायग्राम भैया पूछता है, आप टर्न ऐसे बना लीजिएगा। सबसे पहले ऐसे किरण ऐसे निकालेंगे भैया यहाँ से, ठीक है। तो हमारी किरण जो ऐसे आती है, तो देखिए ये सरल माध्यम है, ठीक है, सरल से विरल, ठीक है, होता है ना, सॉरी, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम क्या होता है भैया, डेंसर मीडियम होता है, और विरल माध्यम क्या होता है भैया, रेयर मीडियम होता है। तो ये देखिए एयर है, एयर से जब कांच, प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का बना होता है, ग्लास का बना होता है। तो एयर से जब कांच में जाती है तो ये कौन सा हो गया भाई, विरल हो गया। ये विरल से सघन में जा रही है, ठीक है, विरल से सघन में, यानी रेयर से डेंसर में जा रही है। तो डेंसर में जाते वक्त ये क्या करती है भैया, नॉर्मल से झुक जाती है। तो अगर इसका नॉर्मल बनाए, नॉर्मल कैसे बनाएंगे भैया, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर उसका नॉर्मल होता है। तो मैं इसके नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए 90 डिग्री पर है, नॉर्मल जो होता है सरफेस से 90 डिग्री पर होता है। तो ये 90 डिग्री मैंने बना दिया। तो इससे जब रे ऐसे टकराएगी तो रे अब क्या करेगी भैया, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। जब विरल से सघन में जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। तो आप क्या करेंगे, इस रे को थोड़ा सा ऐसे झुकाते हुए निकालेंगे, ये यहाँ पे लाके लड़ा देंगे, ये रे ऐसे निकल के चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये फिर से सघन हो गया और ये फिर से क्या हो गया भैया, विरल हो गया, यानी अब डेंसर से रेयर में आ रहा है, डेंस से रेयर में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब ये वाली सरफेस पे परपेंडिकुलर एक खुलेंगे। तो अब इसका परपेंडिकुलर बनाइए भैया, इस सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे इसका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये सरफेस का ये परपेंडिकुलर मैंने बना दिया, नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे भैया, अभिलंब हिंदी में बोलते हैं। तो अब देखिए जो रे यहाँ पर टकराई है, अब डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो ये अभिलंब है, इससे दूर हटेगा। तो दूर कैसे हटेगा भैया, इधर आएगा तो देखिए इसमें सट जाएगा। इससे दूर हटने के लिए यहाँ से ऐसे टर्न से नाप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा करके निकालेंगे, ऐसे निकाल, ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये, ठीक है, ऐसे निकाल देंगे। ये हमारी किरण भैया पास होकर निकल गई। तो भैया इस तरीके से आपको प्रिज्म का डायग्राम बनाना है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आप दे दीजिए। जैसे देखिए अभिलंब से जो ये किरण आपतित हो रही है, तो ये वाला जो एंगल होता है इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और ये जो एंगल बनता है नॉर्मल से, ये वाला नॉर्मल है, इससे जो एंगल बनेगा किसका, रिफ्रैक्टेड का, इसको आर से, स्मॉल आर से दिखाते हैं भैया, ठीक है। रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं, या फिर परावर्तन, ठीक है, परावर्तन नहीं है, ये अपवर्तन कोण है भैया, ठीक है। ये अपवर्तन हुआ है ना, तो ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए जो सबसे आखिरी वाला, जो सबसे बाहर निकल गया प्रिज्म के, तो ये वाला एंगल बनता है, ये, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं भैया। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस, या फिर निर्गत कोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब काम करेंगे भैया, इसमें एक और कोण ध्यान रखने वाला है। देखिए जो आपतन किरण ये दिख रहा है, ये यहाँ पर किरण मिला तो ऐसे बेंड हो गया। अगर ये बेंड नहीं होता तो ऐसे सीधा निकल जाता, ठीक है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बिल्कुल सीधा निकल जाता। उसी तरह देखिए ये वाली जो किरण है ये भी ऐसे निकली, अगर ये इधर से बेंड ना होती तो ऐसे सीधा आके कहीं यहाँ पर मिलती, ठीक है, कहीं यहाँ पर मिलती। तो इस चीज को देखिए, ये वाली किरण और ये वाली किरण जो ऐसे गई, ऐसे सीधा मिला दी, ऐसे गई तो इसको पीछे लाके मिला दिए। तो यहाँ पर देखिए एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला और ये वाला एंगल क्रिएट हो रहा है। इस एंगल को हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं, एनसीईआरटी में कैपिटल डी लिखा हुआ है, लेकिन इसको शो करने के लिए ऐसे डेल्टा का यूज करते हैं। आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे 12 वगैरह में इसको पढ़ेंगे तो वहाँ डेल्टा का यूज करते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये कैपिटल डी से शो करते हैं भैया, इसको हम लोग बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। डेविएशन एंगल बोलते हैं भैया, मिनिमम डेविएशन एंगल, कितना डेविएट किया भैया जो रे निकल के आ रही है। तो इस तरह से भैया हमारा जो प्रिज्म है ये खत्म होता है। आप ये सारी मेजर इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको आप कुछ भी पॉइंट दे सकते हैं, ए बी कुछ भी आप अपने तरीके से, लेकिन इतना प्रिज्म में ध्यान रखना जरूरी है। आपको एंगल पूछा जाएगा तो आप एंगल को सारे भैया। वर्ण विक्षेपण क्या होता है भैया, कलर डिस्पर्जन क्या होता है, ये इसको ध्यान से ना समझते। देखिए प्रिज्म में होता है क्या भैया, प्रिज्म से रिलेटेड होता है। आपने प्रिज्म जब देखा तो प्रिज्म में क्या होती है, अगर कोई व्हाइट लाइट गिरती है भैया, व्हाइट लाइट मतलब सफेद लाइट, अगर इसमें सूर्य की रोशनी को अगर गिराएंगे तो भैया इसके दूसरे तरफ से आप देखेंगे इसमें 7 कलर ऐसे 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 निकलते हैं भैया, 7 कलर
निकलते हैं। 7 कलर में ध्यान रखिएगा, जो सबसे नीचे निकलता है वो वी, उसको वी से लिखते हैं, वी मतलब वॉयलेट, ठीक है, बैंगनी, बैंगनी, बैंगन, ठीक है, भंटा कलर का होता है। और जो सबसे ऊपर होता है भैया वो आर होता है, आर, वो रेड कलर का होता है भैया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वायलेट कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है, तरंगदैर्ध्य बहुत क्या होती है, कम होती है, जिस कारण से ये जल्दी डेविएट हो जाता है। और जो लाल कलर होता है इसका तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये बहुत दूर तक निकल जाता है, जल्दी डेविएट नहीं हो पाता, जल्दी कट नहीं पाता, इसीलिए ये सबसे ऊपर होता है, ये सबसे नीचे होता है। इसको याद करने का तरीका याद रखिए, इस तरह से लिखते हैं भैया विब, ठीक है, विब ग्योर, ठीक है, ऐसे आप ध्यान से रखिएगा। ये एनसीईआरटी में आपको याद करने के लिए दिया है भैया, इसको कई सारे टीचर्स बताते हैं, तो इसको ऐसे टिक से आप इसको ध्यान रख सकते हैं भैया, लब से विब ग्योर, ठीक है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिको, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन या वाई फॉर येलो, और ये ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। इसको हिंदी में भी कैसे याद कर सकते हैं भैया, बैनी आह पिनाला से याद कर सकते हैं, बैनी आ ह पी ना ला, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, बैनी आह पिनाला, ऐसे हिंदी में भी याद कर सकते हैं। ये भी 7 कलर होते हैं भैया, सातों के 7 मारूंगा मैडम जी, 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा होता है भैया, बैंगनी हो गया, नीला हो गया, आसमानी हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया और लाल हो गया, इस तरह से याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा जो बैंगनी होता है उसका वेवलेंथ जो होता है लेमडा से उसको लिखते हैं लेमडा, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य, ये सबसे कम होता है। और लाल वाले का जो तरंगदैर्ध्य होता है यानी ये वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो जब सबसे ज्यादा होने की वजह से ज्यादा दूर तक जा सकता है, और ये सबसे कम होने की वजह से ढाई से न चू जाएगा, इसीलिए सबसे नीचे निकलता है और ये सबसे ऊपर निकलता है। इसी के जो यहाँ पर विक्षेपण हुआ है, इसी के प्रक्रिया को हम लोग विक्षेपण बोलते हैं भैया, प्रकाश मतलब वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्जन बोलते हैं। और यहाँ जो 7 अलग अलग रंग निकलते हैं भैया, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, अलग अलग श्रेणी बनती है ना भैया विबग्योर की, इसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसी आधार पर, इसी साइंस पर, इसी प्रोसेस पर काम करता है हमारा इंद्रधनुष, रेनबो। तो रेनबो कैसे बनता है भैया, आपने देखा होगा जो पानी की बूंद होती है भैया, पानी की बूंद भी एक प्रिज्म की तरह काम करती है। तो अगर इसके ऊपर क्या करेगी भैया, देखिए मैं यहाँ पे बना लेते हैं, इसके ऊपर क्या पड़ेगी भैया, अगर मान लीजिए कोई सूर्य का प्रकाश पड़ा इसके ऊपर, तो क्या होगा, इसके अंदर ही अंदर इसमें अपवर्तन हो जाएगा। और जब ये अपवर्तन होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके जब बाहर निकलेगा तो ऐसे 7 रंगों में बाहर निकलेगा। और आप इसको यहाँ खड़े होके क्या करेंगे, देखेंगे, ओ हो मेरा रेनबो बन गया है, ठीक है। तो आप इसमें 7 कलर देख पाएंगे। और 7 कलर में जब आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर लाल होगा, सबसे नीचे क्या होगा भैया, ये भंटैया बैगनी कलर का होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि लाल कलर का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है तो ज्यादा दूरी तक चला जाएगा, लेकिन बैगनी कलर का तरंगदैर्ध्य कम होता है तो वो पास ही में रुक जाएगा, ठीक है, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, इसलिए वो नीचे होता है, लाल कलर सबसे ऊपर होता है। गौर से देखिएगा। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, कभी भी इंद्रधनुष बनता है तो हमेशा सूर्य के सामने बनता है, हमेशा ही बनता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर सूर्य इधर है तो रेनबो इधर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी इधर से जा रही है तो इधर ही से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी, तो रेनबो इधर ही बनेगा, ठीक है, कभी भी सूर्य के ही दिशा में नहीं बनता है रेनबो। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और पानी की जो बूंद है वो मतलब वायुमंडल में उतनी होनी चाहिए ताकि उससे प्रकाश लड़के इस तरह से निकले, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम आप बना हुआ है, आप आराम से वहां देख सकते हैं। इसमें अपवर्तन वगैरह रिफ्रैक्शन सब हो जाता है भैया, परिक्षेपण होता है, जिस कारण से हमें स्पेक्ट्रम अलग अलग विबग्योर के रंग में हम लोग को दिखता है। तो भैया आपका जो प्रिज्म वाला टॉपिक है ये भी खत्म हुआ। अब आइए हम लोग समझते हैं परिक्षेपण कैसे होता है, डिस्पर्जन कैसे होता है, वो आप लोगों ने देख लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं भैया वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है भैया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए इसको समझिए भैया। तो देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हम यार लिख दे रहे हैं, ए आर रहमान नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है भैया। देखिए हमारे वायुमंडल में क्या होता है भैया, हमारी बहुत सारी गैसें यहाँ पे मौजूद हैं, इन गैसों में बहुत सारे पार्टिकल होंगे भैया। ये इसको एक तरह समझ सकते हैं सघन और विरल माध्यम बनाती हैं। देखिए अंतरिक्ष में तो कोई वायु है नहीं भैया, उसको वैक्यूम बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो वहां पर जब कोई वैक्यूम नहीं है तो उसे आप क्या मान सकते हैं, सरल विरल की तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो जब वहां से सूर्य की प्रकाश की किरणें आएंगी हम लोग को वायुमंडल में, तो वायुमंडल की जो गैस की परत है वो थोड़ी मोटी होती है, तो आप उसे सघन बोल सकते हैं, डेंसर बोल सकते हैं। तो भैया जब आएगी तो क्या होगी भैया, अपवर्तन कुछ ना कुछ तो होगा ही भैया। अब रे सीधा सीधा तो निकलेंगे नहीं, थोड़ा सा तो बेंड होगी ही, टेढ़ा मेढ़ा। तो उससे क्या होता है, इसके 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। आपका जो वायुमंडलीय अपवर्तन है उसमें भैया 2 चीजें होती है, आपको 2 चीज याद रखनी है। एक होता है भैया कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है, ठीक है, वो तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना, टिम 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 टिम, ठीक है। तारे जो टिम 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 होते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, लुल हो तुम, ठीक है। तो तारे जो टिमटिमाते हैं उसका ये कारण है। और एक कारण और होता है कि जब सूर्य उदय होता है और जो हाँ मतलब सूर्य उदय होता है फिर सूर्यास्त होता है, तो उसके 2 मिनट पहले ही आप उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य निकल रहा है तो सूर्य अभी निकला नहीं है, अभी अभी नीचे ही है, लेकिन आप उसका प्रतिबिंब को पहले ही देख लेते हैं। और सूर्य जब डूब रहा होता है, तो सूर्य जब डूबता है तो डूबने के 2 मिनट बाद तक आप उसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये आपको डायरेक्ट बहुविकल्प में पूछाएगा भैया, आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। तो एक तारे का टिमटिमाना हो गया, और एक सूर्योदय या सूर्यास्त के 2 मिनट पहले ही उसको देख लेना, उसका प्रतिबिंब देख लेना, ठीक है। सूर्योदय 2 मिनट पहले
या बाद में उसे देखते रहना, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए वायुमंडल से जो तारे का प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश वायुमंडल के जो गैसें हैं उनसे टकराते हुए अपवर्तन कर रहा है, रिफ्रैक्शन कर रहा है, तो वो आपकी आंख में पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप ये बाबू बन के खड़े हैं और ये हमारा तारा है, तो तारे की देखिए ये हमारा मान लीजिए वायुमंडल है, तो तारे से प्रकाश से सीधा निकला लेकिन आके ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, तो ये आपकी आंखों में पड़ेगा। अब ये जो बेंड हुआ, ये बेंड को अगर ऊपर ऐसे मिलाएंगे तो आपको तारा कहीं यहाँ प्रतीत होगा, क्योंकि भैया जहां से बेंड होता है और जो जाके पीछे मिलता है वहीं पे आपका इमेज बनता है। आपने लेंस वगैरह में पढ़ा होगा, अगर आपने लेंस मिरर का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, आप जाके लेंस और मिरर लेक्चर करके देखेंगे तो उसमें होगा, ठीक है, आपको पूरा रे डायग्राम बनाने आ जाएगा। तो ये पीछे आके कहीं यहाँ मिलेगा तो आपकी तारे की स्थिति यहाँ दिखेगी, इसीलिए आप जब कई सारे तारे देखते हैं तो आपको टिम 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 करता दिखता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और इसी तरह सूर्यास्त में भी होता है भैया, मान लीजिए कभी सूर्य यहाँ पे होगा, मान लीजिए ऐसे सूर्य है, ठीक है, वायुमंडल है हमारे पृथ्वी का और सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य की जब किरणें यहाँ से ऐसे टकराएंगी तो भैया ये ऐसे बेंड होके आपकी आंखों में घुसेगी, तो भैया जब बेंड होके आंख में घुसेगी तो ऐसे जब इसको सीधा बढ़ाएंगे इधर तो आपका सूर्य कहीं यहाँ प्रतीत होगा ऊपर की ओर, इसीलिए सूर्य जब उग रहा होता है तो आप उसको 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है भैया वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसके 2 एग्जाम्पल है, तारों का टिमटिमाना और सूर्य का 2 मिनट पहले ही आपको दिख जाना, और सूर्यास्त होने के बाद 2 मिनट तक दिखते रहना, इसको बोलते हैं लिबली लिबलू। ठीक, चलिए, तो ये आपका हो गया। आप देखिए इसका लास्ट टॉपिक एक बचा हुआ है, ठीक है, इसके 2 एग्जांपल आप रखिए। इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ भैया प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए विक्षेपण अलग होता है, विक्षेपण माने होता है डिस्पर्जन, 2 स्पेक्ट्रम बनता है ना वेवगाइड, मैंने आपको बताया वो विक्षेपण होता है, और एक होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैला देना, इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है भैया, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पे पड़ती है, ठीक है, सूक्ष्म कण यानी स्मॉल पार्टिकल जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसें वगैरह है, छोटे छोटे कण भी हैं भैया, पार्टिकल्स भी है, तो उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश की किरण को फैला देना ही ये गुण कहलाता है भैया, प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। इसको सबसे पहले हमारे जो एक साइंटिस्ट है सीवी रमन, भैया आज पता है आप लोग को 28 फरवरी भी है, तो आज नेशनल साइंस डे भी है, तो उनको याद, मतलब उनको एशिया में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था इसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। तो भैया बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, हमारे भारत के भी थे। चलिए तो देखिए, शत शत नमन है उनको भी। चलिए, तो उसका देखिए प्रकीर्णन में हम लोग को बताया क्या गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रकाश को फैला देते हैं, तो इसके भी 2 एग्जांपल होते हैं भैया, ये ढंग से उसको समझ लेते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम ऐसा लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके भी भैया आपको 2 एग्जाम्पल याद रखना है भैया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक है भैया कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये इसका पहला कारण है, ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप उसका आंसर क्या लगाएंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन और विक्षेपण में कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रकीर्णन है। और दूसरा कारण है भैया सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक है, सनराइज और सनसेट के समय जो है सूरज का लाल दिखाई देना, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है, रेड रेड दिखाई देना, आप देखेंगे सूरज जब उगता है तो लाल कलर का होता है, डूबता है तो भी लाल कलर का होता है, तो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं, देखिए नीला कलर का प्रकाश कैसे दिखता है भैया। देखिए हमारी जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कण सूक्ष्म होंगे, तो जब सूर्य का प्रकाश एंट्री मारता है तो एंट्री मारने से क्या होगा, सूर्य में 7 रंग होते हैं, 7 स्पेक्ट्रम बनते हैं, मैंने आपको बताया, जिसमें से सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली कौन होती है भैया, वायलेट, बैंगनी, बैंगन, ठीक है, उसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो जैसे ही वो पार्टिकल पे लड़ेगा तो पार्टिकल तुरंत ही मारेगा छन्न से, ठीक है, मारेगा छन्न तो फैल जाएगा। बैगनी, देखिए बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा दूर तक चलेगा, लेकिन बैगनी क्या है भैया, पास तक चलेगा, तो जैसे ही लड़ेगा टन से ना ऐसे ही मार देगा, तो सारे के सारे पार्टिकल टन 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 मार देंगे, तो टन 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 मारते मारते क्या हो जाएगा भैया, बैगनी कलर पूरे आसमान में फैल जाएगा। आप कहेंगे ओहो आसमान बहुत नीला है, लेकिन अगर वही पार्टिकल ना रहता तो आपको आसमान कैसा दिखता, करिया दिखता, क्योंकि भैया स्पेस तो काला ही है। इस तरह से इसको बोलते हैं भैया प्रकाश का प्रकीर्णन। एक होता है आकाश का नीला रंग और एक होता है भैया सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है, तो इसका भी कारण यही है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें होता क्या है, जब देखिए सूर्य अस्त हो चाहे सूर्य उदय हो, आपको कैसे दिखेगा, ऐसे सामने से दिखता है, ठीक है, इससे ऊपर आप खोपड़ी, आप थोड़े खोपड़ी पे अगर सूर्य रहेगा तो एकदम सफेद दिखेगा, एकदम ऐसे सामने रहता है, ठीक है, डूबता हुआ है तो भी सामने आता है, उगता है तो भी सामने ही रहता है। तो सामने से जब प्रकाश आता है, ठीक है, जब सामने से प्रकाश आता है तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमारा सूर्य है, ये आप खड़े हैं, ठीक है, चोमू की तरह, तो जब यहाँ से प्रकाश आता है तो देखिए इस प्रकाश में 7 रंग है, ठीक है, तो लाल ही क्यों दिखता है और भी कुछ नहीं दिखता, तो देखिए इसके आसपास बहुत सारे ऐसे ऐसे वायुमंडल में कण हैं,
तो होगा क्या, जब यहाँ से ये प्रकाश की किरण चलेगी तो भैया जिसका सबसे कम तरंगदैर्ध्य होगा वो कम दूरी चलेगा, जिसके कारण क्या होता है ये पहले से ही टकरा टकरा के निकल लेते हैं। ठीक है, कौन निकल लेता है भैया, जो नीले रंग के प्रकाश होते हैं वो पहले से ही टकरा टकरा के इन कणों से, सूक्ष्म कणों द्वारा निकल लेते हैं। अब बचता कि सिर्फ लाल है, क्योंकि लाल का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, वो जल्दी टकरा के नहीं निकलता, इसीलिए वो एकदम हेला हेल दूर में एकदम हेल के चला आता है, आपकी आंखों में घुस जाता है लब से, और जो कलर आपकी आंख में घुसेगा वही आपको दिखेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो बाकी कलर होते हैं वो पार्टिकल द्वारा जल्दी ही क्या कर दिए जाते हैं भैया, प्रकिरणित हो जाते हैं, फैला दिए जाते हैं, हट जाते हैं वो सब। तो बचता सिर्फ लाल है, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, वही आपकी आंख में जाके घुसता है पांच से, और आपको लाल कलर चमचमाता हुआ दिख जाता है। आप कहते हैं ओ हो सूरज तो लाल दिख रहा है। ठीक है, तो ये साइंस है भैया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चले भैया, तो इसके हिसाब से भैया आपका जो चैप्टर है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, ये जो वन शॉट रिविजन खत्म हुआ। अब चले मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में सब फन एडिटोरियल म्यूजिक और नॉलेज के साथ। तब तक ले बाय, गुड नाइट सभी को, शुरुआती बुढ़ू बाय, चलिए टाटा बाय बाय। अच्छा है।